मैंने ड्यूअल नेचर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया था। कुछ एक फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, 10 फॉर्मूले, आज उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं, उनको करने का तरीका भी एक जैसा है, बस कुछ एक बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कुछ एक बातें, वो बातें क्या हैं वो मैं तुम्हें पहले बता दूंगा क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के पहले, उसके बाद तुम उसकी हेल्प लेके वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ, the de Broglie wavelength associated with a proton, the de Broglie wavelength associated with a proton and a neutron are found to be equal, full stop. Which of the two has a higher value for, which of the two has a higher value for, a higher value for kinetic energy? देख लिया? ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कंप्लीटली करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन से हिंट लेके तुम बाकी के क्वेश्चन करोगे। तो यहाँ पे दो तरीके के पार्टिकल्स की बात हो रही है। पहला पार्टिकल कौन सा है? प्रोटॉन। दूसरा पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। ये दो तरीके के पार्टिकल्स की बात है। तो ये जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, इसके लिए एक कंडीशन लगाई गई है, और ये कंडीशन कौन सी है कि उनकी जो वेवलेंथ है वो बराबर है। यही कंडीशन है। अब हमें बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ हमें बराबर गिवन है। इसकी वेवलेंथ को मैंने लैम्डा पी बोल दिया, इसकी वेवलेंथ को मैंने लैम्डा एन बोल दिया, और ये लैम्डा पी और लैम्डा एन वो दोनों बराबर हमें गिवन है। इस कंडीशन का यूज करके हमें ये बताना है कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में से ज्यादा कौन है, कम कौन है। ठीक है, तो हमें जो चीज निकालनी है और जो चीज हमें दे रखी है उनके बीच में एक रिलेशन ढूंढो। क्या चीज हमें दे रखी है? दोनों की वेवलेंथ बराबर दे रखी है। क्या चीज हमें निकालनी है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? तो एक ऐसा रिलेशन देखो जो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को आपस में जोड़ता हो। ऐसा फॉर्मूला देखो कौन सा है, और वो एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2m_e। क्लियर है? ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मैंने 10 फॉर्मूले लिखवाए थे, 10 में से ये पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला है जो लैम्डा और ई को जोड़ता है। हमें गिवन क्या है कि लैम्डा दो चीजों के लिए बराबर है। हमें बताना क्या है कि ई किसके लिए ज्यादा है, ये बताना है। तो ये वो फॉर्मूला तुम प्रोटॉन के लिए लगा दो, यही वाला फॉर्मूला तुम न्यूट्रॉन के लिए लगा दो। प्रोटॉन के लिए लगाओ तो लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में √2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद यही वाला फॉर्मूला न्यूट्रॉन के लिए लगाओ, लैम्डा एन इज इक्वल टू एच अपॉन में √2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। लगा दिया? लगाने के बाद वो कंडीशन का यूज करो जो हमें गिवन है। क्या गिवन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बराबर है। उन दोनों को बराबर पुट कर दो, लैम्डा पी और लैम्डा एन ये दोनों बराबर है, इसको बराबर पुट कर दो। एच अपॉन में √2mp_EP और एच अपॉन में √2mn_En वो बराबर होगा। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? √2mp_EP इज इक्वल टू √2mn_En, ये बच जाएगा। रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? mp_EP इज इक्वल टू mn_En, यही बचा। यहां से तुम mn/mp निकाल लो, यानी इस mn के नीचे ये mp ले आए और ये जो ep है इसके नीचे en ले आओ।
EP डिवाइडेड बाई EN। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। EP बाई EN इज इक्वल टू MN बाई MP। ये होगा, Mn का मतलब है न्यूट्रॉन का मास और MP का मतलब है प्रोटॉन का मास। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में पहला चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई थी तो मैंने तुम्हें यह बोला था कि वैसे तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बराबर है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर हम इन दोनों को बराबर लेकर नहीं चलेंगे। याद है तुम्हें ये बात? मैंने ये बात तुम्हें शुरू में बोली थी और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। ये बात भी मैंने तुम्हें उस टाइम बोली थी। तो अब यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है, चाहे वो थोड़ा सा ही ज़्यादा क्यों ना हो। ज़्यादा को कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू लेस देन 0 आएगी या ग्रेटर देन 0 आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो ग्रेटर देन 0 है, या ग्रेटर देन 1 भी कह सकते हो तुम। ठीक है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? EP बाई EN ग्रेटर देन 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? EP इज ग्रेटर देन EN। मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। पता चला? जो चीज तुम्हें गिवन है उसका यूज करो, जो चीज तुम्हें निकालनी है फिर वो अपने आप निकाल लो, दोनों को बराबर रखो। दोबारा बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन तुम करोगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की वेवलेंथ हमें बराबर गिवन है और हमें बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जो चीज हमें इक्वल गिवन है लैम्डा, और जो चीज हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा और E के बीच में रिलेशन देख लो कौन सा है, वो यही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स के लिए लगा दो, प्रोटॉन के लिए भी लगा दिया, लैम्डा b इज इक्वल टू h/√2mp/EP। यही वाला फॉर्मूला न्यूट्रॉन के लिए लगा दो, लैम्डा n इज इक्वल टू h/√2mn/EM। जो चीज तुम्हें बराबर गिवन है कि दोनों की वेवलेंथ बराबर है तो दोनों को बराबर रख दो। बराबर रख दिया, h से h कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? MP/EP इज इक्वल टू MN/EN, ये बचा। अब यहाँ से MN/MP निकाल दिया, वो है EP/EN। फिर हमें ये पता है MN/MP ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ से पता चल गया कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। पता चला? इस तरीके के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। और पार्टिकल्स मैंने तुम्हें शुरुआत में 3-4 बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। ये 5-6 पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें अभी तक पता क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है, प्रोटॉन का मास पता है, चार्ज पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, चार्ज पता है। अभी तक हमें क्या नहीं पता? अल्फा पार्टिकल का मास, चार्ज नहीं पता, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं वो पता है, न्यूट्रॉन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि किसका मास कितना होता है, किसका चार्ज कितना होता है, फिर तुमसे वो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसी बिहाफ पे आगे के सारे न्यूमेरिकल्स नोट करो। तरीके से नोट करना और तरीके से ही अगला क्वेश्चन करना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो। अब ये खुद से करना है। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड
An electron and a proton are moving with the same speed. Full stop. Which will have more wavelength? Which will have more wavelength? 1 मिनट है, ट्राई करो इसको. देखो हमें क्या चीज गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, दो तरीके के पार्टिकल्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इन दोनों के लिए कंडीशन गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर मूविंग विद द सेम स्पीड. दोनों की स्पीड सेम है. इसकी स्पीड को वी बोल दिया, इसकी स्पीड को वी बोल दिया, और ये दोनों बराबर है. विच विल हैव मोर वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है. तो अब हमें ऐसा फॉर्मूला देखना है जो वेवलेंथ और स्पीड को आपस में कोरिलेट करता हो, और उसका एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी. वी का मतलब वेलोसिटी, तो लैम्डा भी है, वेलोसिटी भी है. तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दो, यही वाला फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए लगा दो. लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन में एम ई वी ई. ठीक है, यही वाला फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए लगा दिया. लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में एम पी वी पी, यही होगा. अब यहां से वी ई की वैल्यू निकाल लो, किसके बराबर होगी, एच अपॉन में एम ई लैम्डा ई. यहां से वी पी की वैल्यू निकाल लो, एच अपॉन में एम पी वी पी, सॉरी एम पी लैम्डा पी. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है उसका यूज कर लो. क्या गिवन है कि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो दोनों की वेलोसिटी को बराबर पुट कर दो. वी ई इज इक्वल टू वी पी पुट करो, एच अपॉन में एम ई लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन में एम पी लैम्डा पी. एच से एच कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल पलट जाएगा, एम ई लैम्डा ई इज इक्वल टू एम पी लैम्डा पी. अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा ई बाई लैम्डा पी निकाल लो, और वो हो जाएगा एम पी बाई एम ई. ठीक है, एम पी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन, और एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है. ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़े को छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, लैम्डा ई डिवाइडेड बाई लैम्डा पी ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी. किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा होगी. क्लियर है, नोट करो इसको. उसके बाद बात आती है ड्यूट्रॉन की. पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर उसको करने के लिए जिस चीज की हेल्प की जरूरत होगी वो हेल्प मैं तुम्हें दूंगा. लिखो, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन are accelerated through the same potential. A proton and a neutron are accelerated through a same potential. Full stop. Which one of the two has number 1 greater value of de Broglie wavelength? Which one of the two has greater value of the de Broglie wavelength? Number 2, less momentum. देख लिया, हिंट लो. एक है यहां पर प्रोटॉन और एक है ड्यूट्रॉन.
ड्यूट्रॉन के बारे में तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मैं अब तुम्हें जो हिंट दूंगा ना, अगर तुम्हें उस हिंट का सही इस्तेमाल करना आया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हिंट के बिना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हिंट क्या है? ड्यूट्रॉन का जो मास है वो दुगना होता है प्रोटॉन के मास का। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जो ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है और जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए भी, कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है और ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है, मास का दुगना होता है। ठीक है, साइड में इसको नोट करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो, a proton and neutron are accelerated through the same potential. प्रोटॉन का पोटेंशियल और ड्यूट्रॉन का पोटेंशियल सेम है। इसका भी पोटेंशियल को v बोल दिया, इसकी पोटेंशियल को मैंने v बोल दिया। Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength? किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? लेट कर लिया, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा p और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा d। हमें बताना है कि लैम्डा p ज्यादा है या लैम्डा d ज्यादा है। तो इसके लिए तो हमें लैम्डा और v के बीच में रिलेशन चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h अपॉन में √2 MEV, यही होता है। ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो पोटेंशियल को वेवलेंथ के साथ जोड़ता है। उन 10 में से एक है ये। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो प्रोटॉन के लिए लगाओ, ड्यूट्रॉन के लिए लगाओ। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा? लैम्डा p इज इक्वल टू h अपॉन में √2 m का मतलब प्रोटॉन का मास, e का मतलब प्रोटॉन का चार्ज और v का मतलब है प्रोटॉन का पोटेंशियल। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का पोटेंशियल सेम है। इसको भी v बोल दो, इसको भी v बोल दो, तो यहाँ पर Vp लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यही फॉर्मूला ड्यूट्रॉन के लिए लगाओ। लैम्डा d इज इक्वल टू h अपॉन में √2 मास ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन और पोटेंशियल ऑफ ड्यूट्रॉन जो कि v है। ठीक है, अब हम नॉर्मली क्या करते थे? हम नॉर्मली यहाँ से और यहाँ से वो वैल्यू निकालते थे जो बराबर होती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अंडर रूट है। ऐसा मत सोचना कि v यहाँ पर चला जाएगा, लैम्डा p यहाँ पर आ जाएगा, गलत कर बैठोगे। इससे अच्छा ये करो कि इसको इससे या इसको इससे डिवाइड कर दो। कैंसिल आउट करने से मतलब है वो तो वैसे भी हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे? लैम्डा p डिवाइडेड बाई लैम्डा d, ये चीज सॉल्व करो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो x से x तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? √2 md edv डिवाइडेड बाई √2 mp ep इंटू में v। क्या यही बचेगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, √md ed डिवाइडेड बाई mp ep, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 ऊपर है, 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अंडर रूट के अंदर v ऊपर है, v नीचे, v से v कैंसिल हो गया, बचेगा ये। अब यहाँ पे रूल लगा दो, ये d को p के अंदर या p को d के अंदर चेंज कर दो। कैसे करोगे? लैम्डा p बाई लैम्डा d इज इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास का कितना होता है? 2 टाइम्स, तो 2mp लिख सकते हैं, इनटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन जो कि प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है? बराबर होता है, तो इसको हमने लिख दिया ep डिवाइडेड बाई mp ep नीचे था ही, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? लैम्डा p डिवाइडेड बाई लैम्डा d इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये बचा। यहाँ से लैम्डा p निकाल दो, वो है अंडर रूट 2 इंटू में लैम्डा d। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ का अंडर रूट 2 टाइम्स ज्यादा है। पहला सॉल्यूशन तो ये मिल गया। ठीक है, अब बात है दूसरे सॉल्यूशन की। दूसरे में क्या पूछा गया है? लेस मोमेंटम, किसका मोमेंटम कम होगा, और इसके लिए तुम्हें आंसर को जस्टिफाई करना है। एक फॉर्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, होता है फॉर्मूला, पढ़ चुके हो, जनरल फॉर्मूला है। यहां से p निकाल लो,
P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। हमें मोमेंटम बताना है कि कम किसका होगा। मोमेंटम कम उसी का होगा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर किसकी वेवलेंथ ज्यादा लग रही है? प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की? प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा लग रही है। तो प्रोटॉन की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण मोमेंटम किसका कम होगा? प्रोटॉन। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बस आंसर को जस्टिफाई करना था और इसके लिए तुम्हें प्रूव करना। ठीक है, नोट करो इसको। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, वो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन के बीच की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a deuteron and an alpha particle are accelerated through the same potential, full stop. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength? Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength? Number 2, less kinetic energy. लेस काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया? अब यहां पर बात है अल्फा पार्टिकल की और न्यूट्रॉन की। लिखो, एक हिंट लिखो। अल्फा पार्टिकल का जो मास है m अल्फा, वो दुगना होता है न्यूट्रॉन के मास के। यानी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक तो ये चीज है, और एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो दुगना होता है न्यूट्रॉन के चार्ज से। ये हिंट है, ये याद रखना है। अल्फा पार्टिकल भारी होता है न्यूट्रॉन से और उसके ऊपर चार्ज भी दुगना होता है, क्योंकि वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इस हिंट के साथ ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, एक है अल्फा पार्टिकल, एक है न्यूट्रॉन। इसका मैं हिंट दूंगा, आगे तुम करोगे। इन दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो बताना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। इसकी वेवलेंथ को लैम्डा अल्फा बोल दिया, इसकी वेवलेंथ को लैम्डा डी बोल दिया। वेवलेंथ और पोटेंशियल को रिलेट करवाने वाला एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2 MEV। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है। यही वाला फॉर्मूला तुम लगा दो अल्फा पार्टिकल के लिए, फिर लगा दो न्यूट्रॉन के लिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, जो कैंसिल होगा वो हो जाएगा, जो बचेगा आंसर है। तो ये वाला फॉर्मूला अल्फा के लिए लगाओ, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2 m अल्फा E अल्फा इंटू में बी। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला न्यूट्रॉन के लिए लगाओ, लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन में √2 md ED इंटू में बी। यही होगा। दोनों का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल VB है। दोनों के लिए फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दो। तो तुम क्या करोगे? लैम्डा डी बाई लैम्डा अल्फा निकाल लोगे। करो। जब तुम इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो ये टर्म अपने आप ही ऊपर चली जाएगी। √2 m अल्फा E अल्फा V डिवाइडेड बाई √2 md ED इंटू में V। क्या इसको इससे डिवाइड करने के बाद यही टर्म आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। तो लैम्डा डी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू √, सारे का √2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? m अल्फा E अल्फा डिवाइडेड बाई md ED। क्लियर है? उसके बाद तुम m अल्फा को क्या लिख सकते हो? 2 md लिख सकते हो। अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास का दुगना होता है, लिख सकते हो।
फिर ई अल्फा को क्या लिख सकते हो, 2ED लिख सकते हो। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो न्यूट्रॉन के चार्ज का क्या है, दुगना। फिर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो भी बचेगा उसके अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है। फिर जो दूसरा पार्ट था जिसके अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी थी कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो एक रिलेशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2me। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करवाता है। हमें ये बताना है दूसरे पार्ट में कि किसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी उसी की कम होगी जिसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, और तुम यहां से देख लोगे कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही कम। क्लियर है सारी बातें, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा अलग है और अलग तरीके से करना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference V, accelerated through a potential difference V is lambda, is lambda, full stop. What will be its wavelength? What will be its wavelength when the accelerating potential is increased to, when the accelerating potential is increased to 4 volts, when the accelerating potential is increased to 4 volts। ये थोड़ा सा अलग ढंग से होगा और सोचो कि इसको कैसे करना है। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज लैम्डा। मान लो ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर V पोटेंशियल हमने दे रखा है, कितना V। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जब वो इलेक्ट्रॉन इस V पोटेंशियल के अंदर मूव करेगा तो उससे रिलेटेड एक वेव होगी, और उस वेव की वेवलेंथ हमें लैम्डा गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले लैम्डा और V को रिलेट करवाने वाला एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2me_V, यही होगा। अब क्वेश्चन ये कहता है व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ व्हेन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट। मैंने अब पोटेंशियल को V नहीं रखा, अब मैं यहाँ का पोटेंशियल कर देता हूँ 4 वोल्ट, 4 गुना कर दिया। तो बताओ उस वेव की जो वेवलेंथ होगी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। लेट कर लिया उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा डैश, लेकिन कब हुई लैम्डा डैश, जब अप्लाइड जो पोटेंशियल है वो हो गया 4 वोल्ट। पहले अगर V वोल्ट था तो उस टाइम एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा थी। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं V वोल्ट को बढ़ा के 4V वोल्ट कर दूं तो उस टाइम एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा डैश कितना होगा, तो वो लैम्डा डैश हमें निकालना है। तो यहां से ही पता चल रहा है लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में √2me। ये अंडर रूट के अंदर 4 है, 4 को अंडर रूट से बाहर करोगे तो क्या आएगा बाहर, 2 आएगा, और ये V एज इट इज। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं। अब h अपॉन में √2meV, ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। यहां पर h अपॉन √2meV, क्या इसकी जगह पर हम लैम्डा लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि जहां पर पोटेंशियल V अप्लाई कर रखा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो अगर यहां का पोटेंशियल अगर मैं 4 गुना कर दूंगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ आधी हो जाएगी। ये चीज तुम्हें टेक्निकली भी याद रखनी है और तुम्हें सॉल्व करना भी आना चाहिए। पता चला, कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल ऐसे ही है।
द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल wavelength of the particle of kinetic energy E is lambda. Of kinetic energy E is lambda. Full stop. What should be the wavelength of the particle? What should be the wavelength of the particle if its kinetic energy were E by 4? ये क्वेश्चन है। जब काइनेटिक एनर्जी E होती है तो वेवलेंथ लैम्डा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी को मैंने चौथा हिस्सा कर दिया E by 4, तो बताओ उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? सॉल्व करो। देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी E इज लैम्डा। एक पार्टिकल है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर E होती है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा होती है। ठीक है, अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी E है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो लैम्डा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, वो लिख लो। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2m, यही होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वेर E by 4। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कर दूं E by 4 तो उस टाइम उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा डैश निकालनी है। ठीक है, पुट कर दो फॉर्मूले में। लैम्डा डैश इज इक्वल टू h अपॉन में √2m कैपिटल E। कैपिटल E की जगह पर क्या पुट करना है? E by 4। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर 1/4 है। अंडर रूट से अगर 1/4 बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश इज इक्वल टू h अपॉन में √2me और ये 1/2। एक ही बात हुई। और ये 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो लैम्डा डैश कितना आ गया? 2h अपॉन में √2me, यही होगा। h अपॉन में √2me, ये किसके बराबर है? लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा डैश किसके बराबर हो गया? 2 लैम्डा। ठीक है, ये चीज तुम्हें टेक्निकली भी याद रखनी है दिमाग में कि अगर तुम एनर्जी को घटाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है। एनर्जी को 1/4 कर दोगे तो वेवलेंथ दुगनी हो जाएगी। याद रख लोगे एमसीक्यू के हिसाब से, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन and an alpha particle have the same de Broglie wavelength. Have the same de Broglie wavelength associated with them. Have the same de Broglie wavelength associated with them. Full stop. How are their kinetic energies? How are their kinetic energies related to each other? How are their kinetic energies related to each other? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें इसके अंदर ये नहीं बताना कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, तुम्हें एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, तरीका वही है, आंसर वही है, बस एक स्टेप कम हो जाएगा। देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक तो बात है इलेक्ट्रॉन की और एक बात है अल्फा पार्टिकल की। इनकी वेवलेंथ सेम है, लैम्डा ई और लैम्डा अल्फा, ये हमें सेम गिवन है। क्या निकालना है? हाउ आर द काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा को रिलेट करवाने वाला फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2me। यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगा दो, अल्फा पार्टिकल के लिए लगा दो।
लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम ई, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। यही फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए लगाओ, लैम्डा पी इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी किसके लिए लगाया ये, अल्फा पार्टिकल के लिए। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल लगा दिया। उसके बाद इसका यूज करो जो गिवन है, क्या गिवन है, दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो दोनों की वेवलेंथ को बराबर पुट कर दो। लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा ई, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई, तो दोनों को बराबर पुट करो। एच अपॉन में अंडर रूट टू एम ई ई इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम अल्फा ई अल्फा। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल होगा, लास्ट में क्या बचेगा, एम ई इज इक्वल टू एम अल्फा ई अल्फा। ठीक है, तो ई डिवाइडेड बाई ई अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम। इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी मास के साथ रिलेट करती है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताना, हमें ये नहीं बताना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, रिलेशन निकालना है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन है वो तुम करोगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कैसे करना। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल have the same kinetic energy, have the same kinetic energy, full stop. How are their de Broglie wavelength associated? How are their de Broglie wavelength associated? डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, ट्राई करो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, वो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूं ताकि तुम्हें दोनों ही तरीके पता हो कि कैसे करना होगा। An electron and an alpha particle are have the same kinetic energy। यहाँ पे एक तो बात है इलेक्ट्रॉन की और एक बात है अल्फा पार्टिकल की। इनकी क्या गिवन है, सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई से लिख दिया, ठीक है। चाहे तुम इसको ई से ना लिखो, इसको लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसे भी लिख सकते हो, यही दूसरा तरीका है हमारा। हाउ आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, क्या रिलेशन है, वो चीज हमें देखनी है। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को लैम्डा ई से लिख दिया, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ को लैम्डा अल्फा से लिख दिया। लैम्डा और ई को रिलेट करवाने वाला एक ही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 m, यही है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ, यही फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए लगाओ। तो लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 m e e, यही होगा। यही फॉर्मूला अल्फा पार्टिकल के लिए लगा दो, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2 m अल्फा e अल्फा, ठीक है। अब ये जो ई ई और ई अल्फा है, इनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम। इसको यहां पर कर दो पूरे को, क्या करोगे, अंडर रूट ई ई इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा ई इंटू में अंडर रूट 2 m e। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यहां से ई अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट ई अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा अल्फा इंटू अंडर रूट 2 m अल्फा, एक ही बात है। ई ई चाहिए हमें, अंडर रूट में नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, चाहे एक ही बात है। ऐसे यहाँ किया है तो यहाँ पर भी कर दो ऐसे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई ई की, और वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा ई स्क्वायर इंटू में 2m ये आ जाएगी। यहाँ से ई अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2m अल्फा लैम्डा अल्फा का स्क्वायर, यही आ जाएगी। अब तुम्हें क्या गिवन है, ई और ई अल्फा बराबर है, तो ई और ई अल्फा को बराबर पुट कर दो। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा ई का स्क्वायर एम ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m अल्फा लैम्डा अल्फा का स्क्वायर, यही होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, लैम्डा ई स्क्वायर एम ई इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा स्क्वायर एम अल्फा, यही बचा। लैम्डा अल्फा को नीचे ले आओ, लैम्डा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम ई, ठीक है। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा अंडर रूट में, लैम्डा ई डिवाइडेड बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम ई। ये रिलेशन हमें देखना था बस, और कुछ नहीं करना। कोई डाउट यहाँ तक, कर लोगे सारे, कर ही लिया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, the two lines marked A and B the two lines marked A and B the two lines marked A and B in the figure shows a plot of de Broglie wavelength lambda, shows a plot of de Broglie wavelength lambda as the function of 1 by under root v for two nuclei 2H1 and 3H1 for two nuclei 2H1 and 3H1 full stop. Number 1, what does the slope of the line represent? What does the slope of the line represent? Number 2, identify which line correspond to this nuclei. Identify which line correspond to this nuclei. देख लिया, ट्राई करो। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे ग्राफ है लैम्डा और 1 बाई अंडर रूट बी के लिए, ठीक है। लैम्डा वाई एक्सिस की तरफ है, 1 बाई अंडर रूट बी एक्स एक्सिस की तरफ है। एक ग्राफ ए है, दूसरा ग्राफ बी है। ये ए और बी ये कोई अक्षर नहीं है, ये दो न्यूक्लियाई है। इन दोनों में से एक न्यूक्लियाई तो है 2H1 और इन्हीं दोनों में से एक न्यूक्लियाई है 3H1। और ये 2H1 और 3H1 अगर तुम्हें केमिस्ट्री का कंसेप्ट पता हो तो ये आइसोटोप है किसके, हाइड्रोजन के, जिसको हम प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम ये सब बोलते हैं ना। तो अब ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए स्लोप, ये जो ए लाइन है और जो बी लाइन है वो किसी एक न्यूक्लियाई को शो करता है। दूसरा पार्ट तो यही हमें बताना है कि ये जो ए ग्राफ है वो कौन से न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है और जो बी ग्राफ है वो कौन से न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। एक तो हमें ये बताना है, एक हमें ये बताना है कि इन ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किस चीज की नॉलेज देगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट और आइडेंटिफाई विच लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस न्यूक्लियाई। सबसे पहले तो लैम्डा और 1 बाई अंडर रूट बी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। लैम्डा और बी के बीच में एक रिलेशन है, वो लिख लो, उससे ही पता चलेगा जो हमें करना है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन में अंडर रूट
2MEV, यही होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में √2ME और अंटू में √V, कैसा लिखा जा सकता है? कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाई 1/√V इज इक्वल टू एच अपॉन में √2ME, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यहां पे है 1/√V और इस 1/√V को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया और वो इस लैम्डा के नीचे आ गया। बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। पहले तो मैंने v को अंडर के साथ इस टर्म से अलग कर दिया, फिर यहां पर है 1/√V, इस 1/√V को इस लैम्डा के नीचे ले आया, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, लैम्डा डिवाइडेड बाई 1/√V, और ये किसके बराबर आ गया, h/√2m। पता चला? अब कोई एक ग्राफ पकड़ लो, कोई भी एक ग्राफ, मैं इस ए ग्राफ को एक बार मिटा देता हूं, चाहे ए को रख लो, बी को मिटा दो, बी को रख लो, ए को मिटा दो, एक ग्राफ के साथ पता चलेगा। अब ये ग्राफ है, ये है O और ये है B। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे OB लाइन का स्लोप चाहिए, तो OB लाइन का स्लोप लेने का मतलब है इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा लेना, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होगा। ये जो परपेंडिकुलर है वो लैम्डा है और बेस क्या है, 1/√V, तो लैम्डा बाई 1/√V ये हमें क्या देगा, स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या ले लिया, लाइन का स्लोप। तो इस लैम्डा बाई 1/√V को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और वो किसके बराबर है, h अपॉन में √2ME के बराबर है। और ये जो चीज है ना h अपॉन में √2ME, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, और यही हमारा आंसर है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पार्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा ग्राफ भी बना लेंगे। यहां पे ए था, ये OA ग्राफ कौन से न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है और OB ग्राफ कौन से न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करता है। अब एक तो है 2H1 और एक है 3H1, भारी कौन है, हैवी कौन है, 3H1 हैवी है, 3H1 का मास ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से देख के बताओ, हमने मेन रिलेशन कौन सा यूज किया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2MEV, ये रिलेशन यूज किया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ किसके लिए, ये ग्राफ किसके लिए। सबसे पहले तो इनका स्लोप, मुझे अपने नॉलेज से बताओ कि ये जो B ग्राफ है इसका स्लोप ज्यादा है या A ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, ये B ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, A का कम है। कैसे पता चला, अगर हम स्लोप लेते हैं तो हम लेंगे टेंजेंट थीटा, ठीक है। इस ग्राफ का जो टेंजेंट थीटा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और इस ग्राफ का जो टेंजेंट थीटा है वो है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर किसके लिए ज्यादा है, बी ग्राफ के लिए या ए ग्राफ के लिए, बी ग्राफ के लिए परपेंडिकुलर ज्यादा है, और बेस किसके लिए कम है, बी के लिए या ए के लिए, बी के लिए। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, मानते हो। परपेंडिकुलर ज्यादा होना चाहिए, बेस कम होना चाहिए, तभी जाके स्लोप उसका ज्यादा होगा। तो हमें ग्राफ को देख के अंदाजा लगना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसके लिए ज्यादा है और बेस किसके लिए कम है। परपेंडिकुलर ज्यादा है OB ग्राफ के लिए, तो OB ग्राफ का जो स्लोप है वो ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ OB इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OA। कितना पता चला, ठीक है। यहां तक उसके बाद यहां पे इस रिलेशन से देखो, इस रिलेशन से ये जो m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ठीक है। एक तो हमें ये स्लोप देखना आना चाहिए कि किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है। जिसका स्लोप ज्यादा हुआ उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। अब ये जो OB ग्राफ है इसका स्लोप मैं कहता हूं ज्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ भी तो ज्यादा है। अगर OA ग्राफ है इसका स्लोप कम है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कम है, परपेंडिकुलर कम होने का मतलब वेवलेंथ कम है।
तो ये जो OB ग्राफ है उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, और ये जो OA ग्राफ है उसके लिए वेवलेंथ कम है। अब हम OB की बात करते हैं। OB ग्राफ के लिए अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो OB ग्राफ उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा जिसका मास क्या है, कम है या ज्यादा है, कम है, और मास किसका कम है, 2h1। तो ये जो OB ग्राफ है वो 2h1 को शो करेगा, ठीक है। अब ये OA ग्राफ है, ये जो OA ग्राफ है इसका ये परपेंडिकुलर कम है। परपेंडिकुलर कम होने का मतलब वेवलेंथ कम है। OA ग्राफ के वेवलेंथ अगर कम है तो OA ग्राफ ज्यादा मास को रिप्रेजेंट करेगा, और ज्यादा मास कौन सा है, 3h1, तो ये 3h1 मास को रिप्रेजेंट करेगा। पता चला, कोई डाउट यहां तक? यहां पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, अलोंग विद एनसीईआरटी सब कुछ कर रहे हैं। इसकी एनसीईआरटी बिल्कुल आसान है। एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें एक भी क्वेश्चन ऐसे वाला नहीं मिलेगा, उसके अंदर न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें तुम्हें आंसर निकालना होगा सॉल्व करके। 12-15 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करना, 3 या 4 दिन का टाइम है, उसके बाद डाउट ले लूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो अगला जो टेस्ट होगा उसके अंदर ड्यूअल नेचर भी होगा और कुछ और भी दूंगा, ठीक है, नोट करो इसको।